हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टेट जून 2026 आज एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। इसका फुल पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? लॉ ऑफ इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद थॉर्नडाइक से संबंधित है। लॉ ऑफ इफेक्ट इन्होंने प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज दिए थे, 3 प्राइमरी लॉज दिए थे इन्होंने। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। अगला क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय जेडपीडी। जेडपीडी का कंसेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वाइगोत्स्की ने दिया था जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। पेजे ने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना, ये कौन सा सिद्धांत इस पे बल देता है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये है जॉन डेवी का सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जॉन डेवीज थ्योरी। इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिफाइंड एज। बुद्धिमत्ता को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, इंटेलिजेंस को फिजिकल स्ट्रेंथ से डिफाइन नहीं किया जाता, ना ही स्पीड ऑफ रीडिंग से डिफाइन किया जा सकता इंटेलिजेंस को, ना मेमोरी पावर से। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अनुभव से सीखने की क्षमता बुद्धिमत्ता को सबसे अच्छे रूप में परिभाषित करती है। ऑप्शन बी इस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाज पॉपुलराइज्ड बाय। डैनियल गोलेमैन द्वारा EQ, इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस पॉपुलराइज्ड की इनके द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब है कैपेसिटी टू थिंक लॉजिकली एंड एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। A student feels motivated to study after seeing his friend receive an award. This scenario illustrates। एक छात्र प्रेरित महसूस करता है जब वह अपने मित्र को पुरस्कार लेते हुए देखता है, तो वो भी मोटिवेट होता है। यह क्या दर्शाता है? तो ये एक बाह्य प्रेरणा है। ओके, ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन है, क्योंकि बच्चे को जो मोटिवेशन आ रही है वो एक्सटर्नल फैक्टर से आ रही है। एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे उसके फ्रेंड की जो सक्सेस है, जिसकी वजह से उसको अवार्ड मिला है। ओके, तो वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाह्य प्रेरणा है ये। अ टीचर एक्सप्लेन्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट यूजिंग अ स्टोरी स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर इट बेटर। द सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट्स। एक शिक्षक कहानी का उपयोग करके उसे मनोवैज्ञानिक अवधारणा समझाता है और छात्र इसे बेहतर याद रखते हैं। यह किसे दर्शाता है? तो ये रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं है, ना यहाँ पे पनिशमेंट है। तो ये एक मीनिंगफुल लर्निंग है, सार्थक अधिगम है ये। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट रीड्स साइकोलॉजी बुक्स बिकॉज ही एंजॉय लर्निंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। दिस इलिस्ट्रेट्स। अब देखो, अब बच्चा साइकोलॉजी की बुक्स इसलिए पढ़ना पसंद करता है क्योंकि उसको ह्यूमन बिहेवियर को समझने में आनंद आता है, उसको ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को जानना पसंद है। तो ये दर्शाता है उसका आंतरिक मोटिवेशन, इसकी आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है ये। ओके, ये उसके अंदर से ही आ रहा है कि उसकी मजा आता है। ओके, अगर उसको ये लगता है कि अगर मैं ये किताबें पढ़ूंगा तो मुझे ये इनाम मिलेगा, तो वो बाह्य प्रेरणा होने तो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये इसको खुद को मजा आता है, तो ये आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट कम्स अप विद द यूनिक वे टू कंबाइन टू साइंस कॉन्सेप्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। दिस डिमोन्स्ट्रेट्स। एक छात्र परियोजना के लिए दो विज्ञान अवधारणाओं को जोड़ने का अनूठा तरीका सोचता है, यह दर्शाता है। सोशल इंटेलिजेंस तो ये नहीं है, उसने यूनिक वे निकाला, दो साइंस कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया प्रोजेक्ट में, तो उसकी क्रिएटिविटी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रचनात्मक बुद्धिमत्ता है उसकी। 7 year old child can solve a basic addition and subtraction problem. This scenario demonstrates। एक 7 वर्षीय बच्चा बुनियादी जोड़ और घटाव के प्रश्न हल करता है। ये दर्शाता है शारीरिक विकास नहीं दर्शाता है उसका, वो एक उसका संज्ञानात्मक, उसका कॉग्निटिव, उसका मानसिक विकास दर्शाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ स्टूडेंट से आई कैन ट्राई अगेन एंड आई डू बेटर बी आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट। दिस इलिस्ट्रेट्स। एक छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद कहता है, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ और बेहतर करूँगा। यह किसे दर्शाता है? एक छात्र परीक्षा में असफल हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से ये कह रहा है कि मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ और बेहतर करूँगा और अच्छा करूँगा। ये क्या दर्शाता है? ये उसका हाई सेल्फ एस्टीम दर्शाता है।
ओके, उसका आत्मसम्मान काफ़ी हाई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेल्फ डाउट तो बिल्कुल भी नहीं है, लो एस्टीम बिल्कुल हमें नहीं होगा। लो एस्टीम तब होना था जब वो बोलता कि मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं पता नहीं बेहतर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसको डाउटफुल होता अगर, ओके, तो उसको डाउट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, हाई सेल्फ एस्टीम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द पीरियड ऑफ 2 to 6 ईयर इज कॉल्ड। 2 से 6 ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, 2 से 6 ईयर, ओके। 7 से 11 लेटर चाइल्डहुड होती है, 7 से 11, 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड 7 से 11, एडोलेसेंस 12 से 19, इन्फेंसी होती है बर्थ से 2 साल तक, और बर्थ से 2 साल से पहले भी एक स्टेज है जिसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज होती है 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, ओके, जब बच्चा माँ के पेट में होता है 9 महीने, वो स्टेज होती है प्री नेटल स्टेज। अगला क्वेश्चन है, विच प्याजे स्टेज इज टिपिकल फॉर चिल्ड्रन एज 0 to 2 to 7। 0 से 2 प्री ऑपरेशनल, सॉरी 0 से 2 होती है सेंसरी मोटर, फिर 2 से 7 होती है प्री ऑपरेशनल, फिर 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर 11 से आगे, ओके, ये फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पे से 2 से 7 पूछा है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है जीन प्याजे की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड शोज क्यूरियोसिटी एंड ट्राइज न्यू एक्टिविटीज, व्हाट डज दिस इंडिकेट्स। एक बच्चा जिज्ञासु होकर नई गतिविधियों को आजमाता है, और यह क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उसके इनिशिएटिव, ओके, इनिशिएटिव। ये एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एक स्टेज है 3 से 5 साल के बच्चे के बीच में जो होती है, जिसमें बच्चा एक्सप्लोर करता है, ओके, तो ये इनिशिएटिव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुत्ता जब भोजन देखता है तो लार टपकता है, अगर भोजन देखने से पहले हर बार घंटी बजाई जाए तो कुत्ता अंततः केवल घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा है, यह किसका उदाहरण है। ये डॉग सेलिब्रेट्स व्हेन इट सीज फूड, इफ अ बेल इज रंग every time before giving food, the dog eventually salivates the sound of the bell, it is example of classical conditioning। ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, ओके, जो कि पावलव ने एक्सपेरिमेंट किया था 1904 में, इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। पावलव कहाँ से थे, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ थॉट। सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट से संबंध रखते हैं, ओके, साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। बिहेवियरिज्म से की अगर बात करें हम, तो बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, जेबी वॉटसन को। गेलस्टॉट साइकोलॉजी के फादर जो माने जाते हैं वो है व्लादिमीर वर्दमहिर, ओके, स्पेलिंग है उनके नाम की WERTHEIMAR, ओके। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स को कहा जाता है, फंक्शनलिज्म, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स। एजुकेशन साइकोलॉजी प्राइमरली स्टडीज, एजुकेशन साइकोलॉजी प्राइमरली क्या स्टडी करता है, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रोथ ओनली नहीं, एनिमल बिहेवियर, स्टडी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं करता है। जो प्राइमरी गोल है एजुकेशन साइकोलॉजी का वो है लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अप्लाइंग साइकोलॉजी इन एजुकेशन हेल्प्स इन, साइकोलॉजी को एजुकेशन में हेल्प करना, में अप्लाई करना क्या मदद करता है, छात्रों के व्यवहार को समझना, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर, रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड ओनली नहीं, रिप्लेसिंग करिकुलम नहीं, इग्नोरिंग क्लास बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ क्लास हेल्प्स टीचर्स टू, कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को समझना शिक्षक को किस में मदद करता है, तो शिक्षक को मदद करता है यूज डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, सभी छात्रों को समान तरीके से पढ़ाना बिल्कुल गलत है, केवल उच्च प्रदर्शन वाले व्यक्तियों को ध्यान देना बिल्कुल गलत है, कमजोर को दंड देना तो बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पे ऑप्शन ए ही बचता है अगर तीनों को नेग्लेक्ट कर दें। भिन्न शिक्षण संबंध विधियों का उपयोग करना ये मदद करता है
व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब टीचर समझ जाता है क्लास में कि सभी बच्चे एक समान नहीं हैं, सभी अलग अलग हैं, सभी का आईक्यू लेवल अलग है, कुछ बच्चे किस विषय में इंटेलिजेंट है, कुछ की रुचि किस विषय में है, कईयों की मैथ्स में है, कईयों की साइंस में है, तो उस हिसाब से कुछ बच्चों को किस तरीके से किस अलग मेथड से समझ आता है, कुछ बच्चों को अलग मेथड से समझ आता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, तो टीचर को हेल्प हो जाती है डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट शिक्षण विधियों का यूज करने में। यहाँ पे टीचर्स कैन रिड्यूस क्लासरूम एंग्जाइटी बाय, टीचर कक्षा में चिंता कम कैसे कर सकते हैं? क्रिएटिव पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लास में पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाकर जो एंग्जाइटी है वो खत्म कर सकते हैं क्लास की। गिविंग मोर टेस्ट, टेस्ट दे के एंग्जाइटी बढ़ेगी ना कि कम होगी। इंक्रीजिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट का कोई रोल ही नहीं है जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें। ओके, पनिशमेंट को खत्म कर दिया गया है। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स कंसर्न, स्टूडेंट्स के कंसर्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ये सेंटर में है, एजुकेशन के सेंटर में है स्टूडेंट। ओके, बच्चे को केंद्र में रखकर ही सारी एजुकेशन की पॉलिसीज, टीचिंग मेथड्स सभी बच्चे को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, तो बच्चों का जो कंसर्न है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट बचेगा। फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एम्फेसाइज, फ्राइड का व्यक्तिगत सिद्धांत किस पर जोर देता है? अचेतन प्रेरणाओं की भूमिका पर जोर देता है फ्राइड का व्यक्तिगत सिद्धांत, द रोल ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स, व्यक्तित्व विकास को मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली एजुकेशन, ओनली फ्रेंड्स, ओनली हॉबीज। तो व्यक्तित्व विकास को आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी इसको अफेक्ट करता है आपका एनवायरनमेंट जहाँ आप रहते हो, और आपकी हेरिडिटी कैसी है, आपके माता पिता। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड टू स्टडी सोशल बिहेवियर इज, सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए बच्चों को खेल के मैदान में खेलते हुए अवलोकित करना किस विधि का उपयोग है? ये मेथड है न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक अवलोकन है। ये बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, उनका सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, ये प्राकृतिक अवलोकन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच मेथड इज बेस्ट फॉर स्टडिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कौन सा तरीका कारण प्रभाव संबंधों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड इज बेस्ट फॉर स्टडिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रोल प्ले इज यूजफुल फॉर, रोल प्ले किसके लिए उपयोगी है? अंडरस्टैंडिंग सोशल रोल्स एंड एम्पैथी, फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली नहीं, मेमोराइजिंग फैक्ट बिल्कुल नहीं, अवॉइडिंग पीयर्स बिल्कुल गलत है। ये तीनों ही नेगेटिव हैं अगर देखें आप, तो ऑप्शन ए करेक्ट बचेगा, अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स एंड एम्पैथी, सामाजिक भूमिकाओं और सहानुभूति को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, हु डेवलप्ड द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दी है? हमने आर्ट्स के पेपर में भी शायद ये डिस्कस किया है। अब्राहम मास्लो ने दी है हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी, जिन्होंने 5 स्टेजेस बताई है, 5 स्टेजेस बताई है, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड, एस्टीम नीड, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, बी.एफ. स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु इज नोन फॉर पर्सनैलिटी थ्योरी इन्वॉल्विंग इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत के लिए जाना जाता है जिसने अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता शामिल है? कार्ल जंग इज नोन फॉर पर्सनैलिटी थ्योरी इन्वॉल्विंग इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, कार्ल जंग, ऑप्शन होगा करेक्ट ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, हु स्टडीड मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस इन चिल्ड्रन, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने स्टडी किया था मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस इन चिल्ड्रन, कोहलबर्ग, जिसमें उन्होंने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस बताई थी मॉरल डेवलपमेंट की। इसमें इन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, इनमें 6 स्टेजेस हैं और हर एक लेवल की 2 स्टेजेस हैं। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन है, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन 5th पहले डिस्कस करेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज।
एंडीज पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो जो एंडीज माउंटेन रेंजेस है ये साउथ अमेरिका में है, स्पेशली पेरू साइड, ओके, साउथ अमेरिका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एंशिएंट वेदा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र बुक। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम था चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या फिर चाणक्य, ओके। पाणिनि ने संस्कृत जो ग्रामर है वो लिखा है, ओके, पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए हुए हैं, आर्ट्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां डिस्कस किए हुए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो कौन सी गैस है जो हमें हानिकारक किरणों से बचाती है? वो है ओजोन लेयर, ओके। ओजोन जो O3 है ये हमें हार्मफुल रेज से, जो अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी रेज आती हैं सन से, उससे बचाती है हमें, ओजोन लेयर है ये, ओके। विच मिरर इज यूज्ड इन द साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, तो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो व्यू मिरर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होते हैं क्योंकि वो ऐसे मिरर होते हैं कि बीच से मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं, ओके। जैसे दूर की चीज़ें उसमें दिखाई देती है, ओके। सारी वाइड एंगल इसमें दिखाई देता है, ओके, वाइड एंगल होता है, ज़्यादा क्षेत्र दिखाई देता है थोड़े ही एरिया में, छोटे से शीशे में ज़्यादा एरिया दिखाई देता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फॉर्म इन कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जितने भी दूध है, दही है, इनमें सारे सभी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग में पाया जाता है, ओके। चींटी के डंक में आंट स्टिंग होता है, और विनम ऑफ बी में जो मधुमक्खी का जहर होता है, मधुमक्खी काटती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर जो सिरका होता है उसमें पाया जाता है, सिरके में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिलेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेट? मिलेट्स की बात करें तो बाजरा मिलेट है, ज्वार मिलेट है, रागी मिलेट है, तो बचता है हमारे पास मेज, ये मिलेट नहीं है, मक्का मिलेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। ये 7th एनसीईआरटी साइंस का 5th चैप्टर से क्वेश्चन है। 5th चैप्टर के जो 5th चैप्टर है उसका लास्ट पेज है जो, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। जिंक, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है आयरन पे, ओके, आयरन की कोटिंग, आयरन पे जिंक की कोटिंग, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंगू बीमारी का कारक क्या है? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू डिजीज? डेंगू फैलता है वायरस से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वायरस। ये डेंगू वायरस है इसका एजेंट, पॉजिटिव एजेंट। मच्छर से फैलता है, फीमेल एडीज जो मच्छर है, मॉस्किटो, उससे फैलता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, भारत का नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन जो हॉकी के लेजेंड थे मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद का यहाँ पे बर्थडे होता है 29 अगस्त को। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद थे, इनका जन्म 1905 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये कल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया था। राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत आता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन आया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये फंडामेंटल राइट है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस स्कूल की संरचना को अपनाती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एडप्ट्स विच स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर? 10+2 व्यवस्था नहीं है। 53-34 5+3+3+4
ये संरचना है 53-34 वाली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कि नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड 5 साल हो गए, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में 3 साल, 6 7 8 में 8वीं तक 3 साल, फिर 9 10 11 12 4 साल। यानी फर्स्ट में आने से पहले बच्चे को 3 साल लगाने पड़ेंगे। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? हु वॉज द उपराष्ट्रपति कौन है? 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीपी राधाकृष्णन, ये 15th वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, सीपी राधाकृष्णन। जगदीप धनखड़ ये 14वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वयं पोर्टल इंडियाज MOOC प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो स्वयं पोर्टल 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, 9 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 2017 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? AI पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर महाराष्ट्र में संचालित किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये कहाँ पे? नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, वद्धमा विलेज। कौन सा विलेज है? वद्धमा विलेज, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पेरिस। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1958 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रोल्ड आउट द अपार ID फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल्ड आउट की है अपार ID। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, ऑल स्टूडेंट्स के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में? तो ये मूवी है 12th फेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ स्थित है? वेयर इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन हिमालयाज? तो ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो नॉर्दर्न हिमालयाज में है। देखिए नॉर्दर्न इंडिया में है हिमाचल, लेकिन हिमालयाज का कौन सा एरिया है? तो हिमालयाज नॉर्दर्न नहीं है, हिमालयाज वेस्टर्न है। ओके, हिमालयाज यहाँ से शुरू होते हैं ऐसे, तो हिमाचल यहाँ पे है। ओके, तो ये वेस्टर्न हिमालयाज में आता है। ओके, वेस्टर्न हिमालयाज में, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बी। उत्तरी भारत में है हिमाचल, उत्तरी भारत में है, लेकिन हिमालयाज की दृष्टि से देखें तो हिमाचल हिमालय के पश्चिम में हिमाचल। ओके, अगला क्वेश्चन है, लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा अलग करता है? विच पास सेपरेट्स स्पीति फ्रॉम लाहौल? तो है कुंजुम पास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुंजुम पास लाहौल को स्पीति से अलग करता है। शिपकिला की बात करें तो शिपकिला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये हिमाचल को या इंडिया को तिब्बत से अलग करता है। ओके, तिब्बत और इंडिया के बीच में है शिपकिला। जो कुक्ति पास है चंबा में है, कुक्ति पास भरमौर को लाहौल स्पीति से अलग करता है। ओके, भरमौर और लाहौल वैली के बीच में है कुक्ति पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी मुख्य नदियां हैं? मुख्य नदियां कितनी हैं? तो 5 नदियां हैं, सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी, यमुना। 1 2 3 4 और 5। पौंग बांध किस नदी पे बना है? पौंग डैम व्यास रिवर पे बना है। पौंग बांध कहाँ पे है? पौंग डैम ये कांगड़ा में है। ओके, इसका नाम महाराणा रंजीत सिंह डैम भी है। रावी पे चमेरा डैम बना है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। सतलुज पे आपका भाखड़ा डैम है और कोल डैम है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कुल्लू में है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी है, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। कांगड़ा में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, किन्नौर में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है और चंबा में भी कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। एक नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है
3 कुल्लू में है और एक सिरमौर में है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र प्रजनन केंद्र है? तो ये बिलासपुर में है, बिलासपुर के देवली में। हालांकि ये क्वेश्चन आउटडेटेड है, अगर देखें अब रिकॉर्ड यहाँ पे एशिया का पूछा है तो ये किसी और देश में भी है। ओके, लेकिन अभी ये अगर स्टैटिक जीके से कहीं से उठाया है क्वेश्चन तो इस यहाँ पे ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, बिलासपुर में है। कहाँ पे है? देवली में। पोलेंट्री इन हिमालयाज पुस्तक किसने लिखी है? वाई.एस. परमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, पोलेंट्री इन हिमालयाज। शांता कुमार ने एक पुस्तक लिखी है, ये पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, बेगाने नहीं होंगे, ये पुस्तक लिखी है शांता कुमार ने। पोलेंट्री इन हिमालयाज ये वाई.एस. परमार की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, जुग्गा आंदोलन किस जिले से संबंधित है? जुग्गा मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? जुग्गा मूवमेंट बिलासपुर में हुआ था, बिलासपुर के गेहड़वी क्षेत्र में, गेहड़वी क्षेत्र में जुग्गा मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह के रूप में झुग्गी बना के झुग्गी में रहना शुरू कर दिया था अपने विद्रोह में। और ओके, यहाँ लोगों ने आत्मदाह भी कर दिया था लास्ट में। राजा अमरचंद उस समय बिलासपुर के राजा थे। ये बात है 1883 1888 के दौरान जो मूवमेंट हुआ था। हिमाचल गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित चंद्ररेखा डडवाल किस क्षेत्र से संबंधित है? चंद्ररेखा डडवाल ऑनर्ड विद हिमाचल गौरव अवार्ड 2025 इज रिनाउंड इन विच फील्ड? तो ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड। इन्हें हिमाचल गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है जीके का, हिमाचल प्रदेश का पहला शून्य अपशिष्ट जनजातीय मेला अगस्त 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जीरो वेस्ट ट्राइबल फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन अगस्त 2025 इन हिमाचल प्रदेश? तो ये केलोंग में बनाया गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केलोंग में। यहाँ पे प्लास्टिक बैन था, बायोडिग्रेडेबल का अल्टरनेटिव्स यहाँ पे यूज़ किए गए थे, जैसे पत्तल्स हो गया, जो पत्तल होती है, या फिर क्लोथ वेट्स बेस्ड बैनर्स थे, जो बैनर्स भी होते हैं वो प्लास्टिक के नहीं थे, वो क्लोथ बेस्ड थे, कपड़े के थे। ओके, जिनको फिर से यूज़ किया जाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली यहाँ पे सामान यूज़ किया गया था। ओके, कोई भी यहाँ पे वेस्ट नहीं था, जीरो वेस्ट के। तो ये जनरल अवेयरनेस के जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। एचपी जीके का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा पूछा गया था और इजी क्वेश्चन थे काफ़ी, जैसे साइकोलॉजी सेक्शन भी था, इजी सेक्शन था। अब आते हैं सेक्शन 2 इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश पोर्शन में यहाँ पे 31 से 34 क्वेश्चन तक यहाँ पे पूछा गया है। चूज एन ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अ गिवन वर्ड सेंटेंस फ्रेज आउट ऑफ अ गिवन ऑप्शंस। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, ऐसे पर्सन को बोलते हैं पॉलीगॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पॉलीगॉट, पॉलीग्लॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन की स्पीच जो होती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। ओके, या इसको इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सटेम्पर है तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन में जो मोनोलॉग दिया है ये भी भाषण ही होता है, लेकिन ये अकेले व्यक्ति का एक लंबा भाषण जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं मोनोलॉग। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा मोनोलॉग है। ओके, जैसे वीडियो है अप्रॉक्स 1 घंटे की होगी तो ये मोनोलॉग है एक प्रकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट को एक्रोफोबिया कहा जाता है, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? ये एक्वाफोबिया की तरह होता है। एक्वाफोबिया यानी जैसे पानी से डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया होता है किसी एनक्लोज्ड स्पेस में डर लगना या घुटन होना, एंग्जाइटी होना। ओके, जैसे लिफ्ट में या किसी टॉयलेट के बाथरूम में जो बिल्कुल बंद है। ओके, बाथरूम में, लिफ्ट में जो चारों तरफ से बंद हो, या बंद कमरे में। ओके, क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। यहाँ पे एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वन हु लव्स वन सेल्फ टू मच, जो अपने आप को बहुत प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, नार्सिसिस्ट या इगोइस्ट या इंट्रोवर्ट। इगोइस्ट तो नहीं होगा, वो ईगोटिस्ट होता है, तो ये नार्सिसिस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नार्सिसिस्ट ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 to 38। ही रोट अ लेटर, चेंज द अबव गिवन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग
टू द गिवन टेंस एंड फॉर्म। ही रोट अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है नेगेटिव में, तो इसका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे तो ही राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव का बन गया। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये भी नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट। हैड तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो। इंटेरोगेटिव बनाना है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा इसका इज ही राइटिंग अ लेटर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट पे बनाना है नेगेटिव में। एक्चुअली क्या था, ही इज, सेंटेंस क्या था, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसका बनाना है ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ऑप्शन सी। पास्ट परफेक्ट में बनाना है नेगेटिव में, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये तो नहीं होगा, इसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा। ही हैड नॉट, देखिए हैड एक में ही है, ही हैड नॉट रिटन लेटर, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 to 42। अ लेटर इज अंडरलाइंड इन गिवन स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। ही शोड ग्रेट ऑनेस्टी इन हर वर्क, शी शोड अ ग्रेट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। ऑनेस्टी कैसा नाउन होता है, तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग हैड एंडेड, आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे कंजक्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तेज ये विशेषण है। ही रन्स फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे क्या है, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एडवर्ब। क्योंकि जो फास्ट वर्ड है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, एक्शन कैसे परफॉर्म किया गया, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, इसलिए इसको एडवर्ब कहा गया है यहाँ पे। ओके, फंक्शन एज एडवर्ब। दिस इज फास्ट कार, यह एक तेज कार है, यह एक तेज कार है। कार तो है, कार कैसी कार है, तेज कार है, तो कार की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 to 46। यहाँ पे बोला है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कॉनसर, कॉनसर कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी, सी ओ डबल एन, सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस ई यू आर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चनर, क्यू यू, क्वेश्चनर की स्पेलिंग होती है क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एन ए आई आर, डबल एन ए आई आर ई होता है, डबल एन ए आई आर ई, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन डबल एन ए आई आर ई। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस, परसर्वियंस, परसर्वियंस की स्पेलिंग होती है पी ई आर एस, पी ई आर एस ई वी ई आर ई एन सी ई, पी ई आर एस ई आर वी ई आर ए एन सी ई, पी ई आर एस ई आर ए एन सी ई, ऑप्शन सी। वियर्ड, डब्ल्यू ई आई आर डी, डब्ल्यू ई आई आर डी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 से 49 तक क्या करना है, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग बताने हैं जो कैपिटल में लिखे हैं, यानी यहाँ पे एंटोनियम वर्ड्स बताने हैं। वर्ड है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है नॉट वेल नोन, जो ज़्यादा प्रसिद्ध ना हो, इसका अपोजिट बताना है यहाँ पे, अपोजिट जो प्रसिद्ध हो। अनक्लियर तो नहीं होगा, इसका सिनोनियम है, इसका एंटोनियम होगा इल्यूमिनेट, ऑप्शन सी। इल्यूमिनेट का मतलब होता है ब्राइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूगल, फ्रूगल होता है मितव्ययी, सादा या सस्ता भोजन, ओके, थोड़ा भोजन, कम भोजन, ओके। इसका उल्टा क्या होगा, थ्रिफ्टी भी नहीं होगा, केयरफुल भी नहीं होगा, ये इसके सिनोनियम है क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है इसके। वेस्टफुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ओडेसियस,
ओडेसियस होता है कोई कार्य करने के लिए निडर रहना, तैयार होकर निडर रहना। ओके, यानी कि बोल्ड, जैसे ओडेसियस होता है बोल्ड, लेकिन यहाँ पे बोल्ड नहीं बताना है, यहाँ पे हमें एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है, इसका सिमिलर नहीं बताना है। डेयरिंग, बोल्ड, फियरलेस, ये अपोजिट है टाइम्ड, ये इसका एंटोनियम होगा उल्टा। टिमड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टिमड। टिम्ड होता है जो जल्दी डर जाता है, जल्दी डर जाने वाला, डरपोक किस्म का इंसान, जल्दी घबरा जाने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 से 53 तक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। पहला है दे फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी टायर्ड, शी विस्पर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स हरसेल्फ। दे फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी टायर्ड, शी विस्पर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स हरसेल्फ। They were very tired, she whispered to herself. Option A. Question number 51. The children had filling the blanks out, filling the blanks play in the garden. Had लगा है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, they had gone out to play. They had gone. Okay, option A correct होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फिलिंग द ब्लैंक्स इंटरेस्टेड फिलिंग द ब्लैंक्स लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, सी इज इंटरेस्टिंग इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स फॉलोड फिलिंग द ब्लैंक्स अ शॉर्ट ब्रेक। द मीटिंग वॉज फॉलोड बाय अ शॉर्ट ब्रेक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 से 56, यहाँ पे सिमिलर मीनिंग के बताने हैं, यानी एंटोनियम बताने हैं। ऑब्लिवियस, अपने आसपास होने वाली घटनाओं से जो बेखबर होता है उसको बोलते हैं ऑब्लिवियस। इसका सिनोनिम बता, अवेयर तो नहीं होगा, एक्टिव भी नहीं होगा, अटेंटिव भी नहीं होगा, तो फॉरगेटफुल। ओके, ऑब्लिवियस यानी फॉरगेटफुल। सिमिलर बताना है, सिमिलर मीनिंग फॉरगेटफुल। प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है इवेल्युएशन में मूल्यांकन करते समय सावधान और अनावश्यक खतरों से बचते हुए जो काम करे। केयरलेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रूडेंट का जो यहाँ पे सिनोनिम होगा वाइस। ऑप्शन बी। टेनेशियस, टेनेशियस होता है आसानी से हार न मानने वाला, जो दृढ़ निश्चय जिसका होता है टेनेशियस, जो जल्दी गिव अप नहीं करता है, डिटर्मिनेटेड जो होता है। तो सिनोनिम होगा इसका डिटरमिन्ड। ऑप्शन सी डिटरमिन्ड। अगला क्वेश्चन है 57 से 60। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स एंड मॉडल। दिस इज फिलिंग ब्लैंक्स मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर हियर्ड। मोस्ट लगा है, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट। आई सॉ फिलिंग द ब्लैंक्स वन आइड मैन नियर द गेट। आई सॉ अ वन, व की साउंड आ रही है यहाँ पे, यानी कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। आई सॉ अ वन आइड मैन, वन आइड मैन। क्वेश्चन नंबर 59 है यू फिलिंग ब्लैंक्स यू प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क। प्लीज यहाँ पे आ रहा है यानी रिक्वेस्ट है। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, कुड आएगा, शुड तो नहीं आएगा, यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा। ओके, कुड। और लास्ट है 60। आई फिलिंग द ब्लैंक्स हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड मी। आई वुड हेल्प यू इफ यू हैड आस्क्ड मी, आई वुड। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये 30 क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन के थे। अब बचता है हमारे पास मैथ्स एंड हिंदी पोर्शन। हिंदी के करते हैं अब। हिंदी है हमारे पास थर्ड सेक्शन। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। अ आ ई, सॉरी, दीर्घ स्वर यहाँ पे बात की जा रही है। दीर्घ स्वर कौन कौन से है? तो आ ही है, आ है, ई है, ऊ नहीं है, ए दीर्घ स्वर है, इसके बाद ए और ओ, आ भी है, ओ भी है, औ भी है, ये दीर्घ स्वर है। ऊ दीर्घ स्वर नहीं है। इसके अलावा बड़ा ऊ जो है वो दीर्घ स्वर है, लेकिन ऊ दीर्घ स्वर नहीं है, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? सुघोष वर्ण होता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी जैसे प, ये तो पहला है, ये नहीं होगा। त, थ, ये दूसरा है, ये भी नहीं होगा। प, फ, ब, ये तीसरा है, ये होगा। ओके, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ब जो है सघोष वर्ण है। मनोहर में संधि है। मनोहर का संधि विच्छेद करें अगर, तो मन जमा हर, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मनोहर में विसर्ग संधि है। कौन से अनुच्छेद से हिंदी को राज्यभाषा के रूप में मान्यता मिली? आर्टिकल 343, संघ की राज्यभाषा हिंदी होगी।
अब पता नहीं इनमें आवाज़ आई है या नहीं आई है, माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए 61 का बी होगा, 62 का सी, 63 का विसर्ग संधि बी, इसमें मनोहर मन जमा हर मनोहर विसर्ग संधि है। 64 का 343 कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? तो अनुच्छेद 343। उल्लास का विलोम शब्द है, उल्लास का विलोम शब्द है विषाद, ऑप्शन बी करेक्ट होगा विषाद। स्रोत स्तोत्र शब्द का शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। स्रोत स्रोत स्तोत्र, इसका सही विकल्प होगा उद्गम उद्गम और स्तुति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ढ और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है? अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से अपादान कारक की विशेषता है, अपादान से जुदाई, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सही लिखा है मैम ने, मनोहर का मन जमा हर विसर्ग संधि, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर में अलंकार है। लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर में अलंकार है उपमा अलंकार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मेरी पतंग है, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। यह प्रश्नवाचक निजवाचक नहीं है, निश्चय भी नहीं है। यह जैसे कोई होता तो यह निश्चय होना था, या यहाँ पे यह है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, सुबह हो गई, ऐसा थोड़ी बोलते हैं सुबह हो गया, सुबह हो गई तो स्त्रीलिंग है। सांझ हो गई, सांझ हो गया थोड़ी, सांझ हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है। दिन शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, ओके, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, लेकिन विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग, अच्छा उपसर्ग है यहाँ पे, उपसर्गों को विदेशी उपसर्ग कहा जाता है या फिर उन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है, जो आए हैं ओके विदेशी भाषाओं से। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, श्रृंगार रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ओके, जब किसी साहसिक कार्य, युद्ध या धर्म के प्रसंग उत्साह का भाव जागृत होता है तो वो उससे क्या होता है, उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है, तो उत्साह। नेक्स्ट है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ऐसे ध्वनियां जिनकी गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में, उन्हें कहते हैं अयोगवाह, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। कौन से हैं? अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। नेक्स्ट है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, ओके, तत्पुरुष समास। द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो संख्यावाचक होता है, उसमें संख्या होती है। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसमें, ये ध्यान रखें। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम होता है जो संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में उनका प्रयोग जैसे कि तैसे ही किया जा रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोती शब्द ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। लौंग शब्द भी तद्भव है क्योंकि इसे लवंग कहा जाता है संस्कृत में। गोपाल एक तत्सम शब्द है, ये बिल्कुल करेक्ट है, गोपाल संस्कृत में भी गोपाल रहता है, ओके। और सितार ये एक विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है, किस भाषा से लिया गया सितार? ये एक फारसी शब्द है, ओके, फारसी, पर्शियन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, गोपाल। अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज,
अग्रज का मतलब होता है पहले जन्म लेने वाला यानी बड़ा भाई, अनुज होता है छोटा भाई। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह, निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गृह देखें अगर तो भवन, आलय, निकेतन, ये सारे गृह के पर्यायवाची हैं। भद्रा गृह का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भद्रा का अर्थ क्या होता है? भद्रा का अर्थ होता है कल्याण या फिर शुभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जानवर जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, शिमला ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नाम है जगह का। नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्रा होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। ऑप्शन होगा करेक्ट बी आपका। अगला क्वेश्चन है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो होता है बहुब्रीहि समास। द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, पहले डिस्कस कर लिया। अगला है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रतिदिन क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, यानी एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं परोक्ष। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या क्या नाम है? हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम है समाचार सुधा वर्णन, सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण। ये 1854 में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, निमीष शब्द का पर्याय है। निमीष शब्द का पर्याय है क्षण। मार्तंड अर्क निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मार्तंड हो गया, अर्क हो गया, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सूर्य। तो ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। अब बचता है हमारे पास लास्ट मैथ्स का पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए एक वेक्टर है, देखिए ये कहाँ से करेंगे, ये 10th लेवल का क्वेश्चन तो है ही नहीं। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं इसका, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। या भाई ये किसने पेपर डाल दिया है 11th 12th के मैथमेटिक्स का? डिफरेंशियल इक्वेशन जेबीटी में पेपर डालने वाले भी अलग ही लेवल के बंदे हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री होगी हमारे पास। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन गलत है, यानी नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द, नंबर दिया है किसका क्यूब रूट क्या होगा? तो इसका एक तो आपका ये मेथड है, इसके फैक्टर्स करेंगे इसके, तो आपके पास आएगा ए 56। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर एंड एंगल विद डिग्री मेजर थीटा इज। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क जब भी निकालते हैं तो 2 पाई आर इसमें यूज होगा 94 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर हमने एरिया निकालना होता तब होना था पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ पूछा, लेंथ ऑफ आर्क, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 पाई आर। नेक्स्ट है, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दे, यदि दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पे अनकरेक्ट हैं, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, या ये लिमिट के क्वेश्चन किसने डाले हैं यहाँ पे? डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन, ये नॉन मेडिकल का मैथ्स गलती से इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है इनके क्वेश्चंस देख के। 16√2/15 ऑप्शन ए इसमें आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पानी 5 मिलीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से बहता है, तो 40 सेंटीमीटर व्यास तथा 24 सेंटीमीटर गहराई वाले शंकु के आकार के बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें 51 मिनट 12 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वन डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 d2, एरिया दिया है 20, एक d1 डायगोनल दिया है 4, तो 1/2 इंटू 4 इंटू d2 इज इक्वल टू 20, 2 से 2 to 4, 2 d2 इज इक्वल टू 20, तो आपके पास d2 आएगा 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10, d2 आएगा आपके पास 10, डायगोनल आएगा 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट्स पी एंड क्यू आर कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, इसमें होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। हल कीजिए। नेक्स्ट है सॉल्व। अब इसमें बॉड मास का फॉर्मूला लगेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ऑफ विल मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन, इसको सॉल्व करेंगे 54 आएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक गणितीय समस्या 3 छात्रों को दी गई है जिनके द्वारा इसे हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/2 और 1/4 है। समस्या को हल करने की प्रायिकता क्या है? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 60 गुणज हैं 60 और 250 के बीच, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे 11th लेवल का है, 11th 12th, इसका ऑप्शन ए होगा √3/2। क्वेश्चन 104 का ऑप्शन सी होगा 1/2। क्वेश्चन 105 इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106, एक बिंदु द लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0 इज, तो ये इक्वेशन x ऑफ x एक्सिस होगी क्योंकि y भी 0 है z भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 107, इफ x raised to power n minus 1 is divisible by x minus k, then the least positive integral value of k is 1, option A is correct. Question number 108, x minus 1 plus x raised to power 30 लार्जेस्ट कोफिशिएंट होगा 30C15, ऑप्शन बी। A number is selected at random from numbers, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, the probability that selected number is their average is, प्रोबेबिलिटी होगी 3/10, ऑप्शन बी। नाइन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 9, ऑप्शन बी। इफ टू similar triangles are in the ratio of 4:9, then the area of these triangles are in the ratio 16:81, option D correct होगा। The non singular matrices A B and C in the same order, ये क्वेश्चन 10th लेवल के जब है ही नहीं तो ये करेंगे कैसे, जो भी जिन्होंने भी जीबीटी का एग्जाम दिया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, C-1 B A-1। if sum of n terms of an AP is given as n 3n plus 2n square, then common difference of arithmetic progression is, common difference निकालना है इसमें D, common difference होगा D 4। the median of the distribution, तो इसमें मीडियन आएगा आपका 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा 5.246 इंटू, इसको लिख सकें 10⁻³ यानी ये इतना आएगा। जब ये 3 जीरो हटेंगी तो डेसिमल 2 और यहाँ जाएगा 246, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फलन f(x)
ax square plus bx plus c abc belongs to R has no real zeros and a plus b plus c is less than 0, then which of the following is correct? C is less than 0, option C. A perimeter of rectangle is 60 meter. If the length of rectangle is 2 meter less than 7 times its width, then length is, अब इसकी लेंथ होगी 26 मीटर। 119 क्वेश्चन है। इन द एग्जामिनेशन there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices, then the number of ways in which student fails to get all answer correct होगा 63। लास्ट क्वेश्चन है, if 2 supplementary angles are in the ratio of 5:4 then the smaller angle is, ओके तो होगा 80 डिग्री स्मॉलर एंगल होगा और जो ग्रेटर एंगल होगा वो 100 डिग्री होगा। ओके, सप्लीमेंट्री है तो इनका सम होगा 180 डिग्री, एक 80 प्लस एक 100 180 डिग्री। ओके, देखिए मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी हायर लेवल के थे। जेवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये नॉन मेडिकल लेवल के थे क्वेश्चंस, ये जेबीटी के नहीं थे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए जेबीटी के एग्जामिनेशन में जब इनका ये सिलेबस ही नहीं है। ओके, तो जिनका यहाँ पे आराम से 90 मार्क्स ले सकते थे वो कैंडिडेट, अब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 85 तक रुक सकते हैं, जिनका स्कोर पॉइंट पे रुकना था। ओके, जिनका ऑलरेडी 100 के आसपास बनना था वो अब 90, 91, 92 के आसपास रुकेंगे। ओके, क्योंकि मैथ्स एक पोर्शन से 30 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से भी काफ़ी गैप पड़ जाता है। ओके, स्पेशली उन टीचर्स के लिए जिनके पास टेट क्वालिफाई करना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स यहाँ पे इन सर्विस टीचर ने भी एग्जामिनेशन दिया है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे, कर दी है ऑलरेडी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट में जो लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखें अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।